गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास डी ब्लॉक मेटल्स हैं उसके रेफरेंस में हम डिस्कस करेंगे। हम वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी क्या है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हम हर एक उसके जो ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाइडल होगी, टेट्राइडल होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, और जो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है हम उनके रिगार्डिंग हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। और साथ में हम उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे पास। अब ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम इसको वीबीटी भी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये पोलिंग ने दी थी। जो थ्योरी है पोलिंग ने दी थी, और पोलिंग ने क्या कहा था कि जो जितने भी जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसने जो सबको डिस्कस किया या सबको जितने उसने उसको उनकी जो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, वो उसने उसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा का यूज़ किया। एक्सपेरिमेंटल डाटा में उसने मैग्नेटिक मूवमेंट की यूज़ की, मैग्नेटिक करैक्टर। हम कह सकते हैं वीबीटी डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ मेटल आयन। मैग्नेटिक करैक्टर ऑफ मेटल आयन, या उसके जो हमारे पास उसके पास कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और उसकी जो ज्योमेट्री है उसी के बेस पे उसने हाइब्रिडाइजेशन की बात की, उसका मैग्नेटिक करैक्टर क्या है। इसमें बहुत से कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको आगे सीएफटी ने एक्सप्लेन किया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। फिर भी मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात उसने क्या की थी कि हमारे पास किसी भी मेटल एटम या हमारे पास कोई मेटल आयन है, एटम है, उसके पास एसपीडी, ध्यान से सुनना, एसपीडी एसपीओडी उतनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल होनी चाहिए जितने उसके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। एसपीओडी ऑर्बिटल उसके पास उतनी अवेलेबल होनी चाहिए जितने उसके पास लिगेंड्स हैं, क्योंकि लिगेंड क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन किस में, एसपीओडी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो मीन्स जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं एसपीओडी ऑर्बिटल किसी भी मेटल आयन के पास, वो मेटल आयन या एटम के पास उतनी होनी चाहिए जितने उसके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स अवेलेबल है, ताकि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स उसको वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो उसके साथ ईजिली वहाँ पे उनको अकोमोडेट कर सके और उसकी जो बॉन्डिंग है वहाँ पे उसके साथ परफेक्ट हो सके। उसके बाद उसने बात की थी कि हमारे पास, मैं इसको इस तरह से बोल सकते हो कि जो हमारे पास एम्प्टी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल होनी चाहिए वो इतनी अवेलेबल होनी चाहिए जितने उसके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ sp3d2, एक s3p2d, तो यहाँ पे इसके पास क्या 6 लिगेंड होंगे। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स है Ml6 एमीजियर मेटल आयन, एलिजियर लिगेंड एंड एमीजियर मेटल आयन, अगर इसके पास 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं तो इसके पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर इसके पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी जब तक इसके पास 6 नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगी। सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या था कि उसने हमारे पास sp3, अब हम इसी की बात कर रहे थे हम, ये हमारे पास कोई ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 एंड d2sp3। एक में क्या होता है कि आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है और एक में होती है इनर। इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये तो हो गया हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। अब उसमें क्या है कि हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है। जनरली होता क्या है, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और लिगेंड के पास क्या होती है,
फील्ड ऑर्बिटल होती है। मैटर और लिगेंड के बीच में ओवरलैप होती है। मैटर और लिगेंड के बीच में क्या होती है, ओवरलैप होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या होता है, मेटल टू लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। लिगेंड टू मेटल, लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो वही सेम बात कि जो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है वो दोनों के पास इक्वल होनी, सॉरी मेटल के पास इक्वल होनी चाहिए जितने उसके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है कि उसने जो लिगेंड है उसको क्लासीफाई कर दिया। लिगेंड को उसने क्लासीफाई किया कि हमारे पास दो टाइप के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड अदर इज द वीक फील्ड लिगेंड। थर्ड पॉइंट क्या है, लिगेंड को हमारे पास क्लासिफाई किया गया है। हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज वीक फील्ड लिगेंड, एज वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होती है, वहाँ पे पेयरिंग होती है, और जो हमारे पास जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। अब ये पेयरिंग क्यों होती है, क्यों नहीं होती, इन सब चीज़ों के बारे में पोलिंग ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वीबीटी में इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। इसको डिस्कस किया था सीएफटी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे तब हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स ही है, ये सब चीज़ें ड्रॉबैक में भी आती हैं कि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा, या हमारे पास वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है। उसने कहा गया सिर्फ लिगेंड को क्लासीफाई किया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद उसने एम्प्टी ऑर्बिटल को डिस्कस किया। उसने जो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस के, जब हम उसको ने कुछ कॉम्प्लेक्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, और जिस कॉम्प्लेक्स की वहाँ पे जब वो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की हेल्प ली। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट उसने मैग्नेटिक मूवमेंट चेक की एक्सपेरिमेंटली किसी भी कॉम्प्लेक्स की, और मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे 3 नंबर ऑफ, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 2.98 के अराउंड आ रही है तो मीन्स वहाँ पे 2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसी के बेस उसकी पेयरिंग की, और पेयरिंग करने के बाद उसने उसमें पेयरिंग को इस तरह से किया उसके पास 2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो मीन्स इसने कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की हेल्प से क्या किया, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया। मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जहाँ पे 1 या 1 से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 0 और नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। बात सेम है, तो इसे मत सोचना कि क्या लिख रहे हो मैं, 0 और नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, या तो वहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आप इसको यहाँ पे यही लिख लो, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये उसने वहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है उनकी ज्योमेट्री की भी बात की, ज्योमेट्री मीन्स हाइब्रिडाइजेशन की बात की। उसने कहा कि जो हमारे पास sp और d ऑर्बिटल्स हैं, sp और d ऑर्बिटल उनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम सी रहनी चाहिए। ऑलमोस्ट सेम मीन्स वो क्या होगी, जो रिलेटिवली इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। रिलेटिवली इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स होंगी तभी वो हाइब्रिड होंगी, हाइब्रिड होकर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, और हम उसको बोलेंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे sp3d2 में क्या होता है, sp और जो d ऑर्बिटल उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है, इसलिए वो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं sp3d2। ऑक्टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी थी sp3d2 और d2sp3। टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल, और उसमें जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और sd3। आपने अभी तक sp3 का पढ़ा होगा, लेकिन हमारे पास sd3 के भी एग्जाम्पल अवेलेबल है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास टेट्राहेड्रल के साथ साथ एक दूसरी टाइप की ज्योमेट्री भी होती है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2, लेकिन हम sp2d भी डिस्कस करेंगे। dsp2 के साथ साथ हमारे पास sp2d भी होती है। आपने अभी तक dsp2 के बारे में पढ़ा होगा,
एक डी ऑर्बिटल होती है, एक एस ऑर्बिटल होती है, 2 पी ऑर्बिटल होती है, लेकिन हमारे पास sp2d भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब मैं डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑक्टेहेड्रल के डिस्कस करूंगा, दोनों तरह के sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देन हम स्केयर प्लेनर देखेंगे, फिर हम टेट्राहेड्रल देखेंगे, और जो हमारे पास कुछ एक्सेप्शन कॉम्प्लेक्सेस हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बता देता हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू n+2, साथ में होता है बोर मैग्नेटोन, इसकी यूनिट होती है। म्यू एस इज मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम इसको लिखते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन and n is the number of unpaired electron, n is here number of unpaired electron। अब हम कॉम्प्लेक्सेस को देख लेते हैं। तो वीबीटी को स्टार्ट करने से पहले, या वीबीटी को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, वीबीटी को आप समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो हमारे पास डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी हमारे पास डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या हमारे पास डी ब्लॉक में जितनी भी एलिमेंट्स या मेटल हैं, आपको सभी की एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ताकि आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इजीली वहाँ पे लिख सके। मैं एक कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, साथ के साथ दो कॉम्प्लेक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। COF6 3 नेगेटिव, और एक मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ COCN6 3 नेगेटिव। सबसे पहले हमें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है 3d7 4s2। यहाँ पे भी कितना है कोबाल्ट 27 3d7 4s2। कोबाल्ट के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है x -6 -3, ये 6 इधर जाएगा तो x कितना आ गया 3, तो कोबाल्ट कितना हो गया +3। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 here, सेम here, कोबाल्ट इज +3 एंड 3d6। अब हमें क्या करना है, ऑर्बिटल्स ड्रा करनी है। मैं ऑर्बिटल ड्रा कर लेता हूँ। थ्री 4s देन 4p। सेम here 3d 4s देन 4p। This one is 3d 4s 4p 3d। आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी रटना नहीं, आपको याद नहीं करना कि कब कॉम्प्लेक्स हमारे पास वहाँ पे आउटर स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, या कब हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, या कब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगी, या कब d2sp3 रहेगी। तो ये ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है अगर वहाँ पे आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट क्या +6 है, 1 2 3 4 5 देन 6। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्लोरीन का यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। फ्लोरीन इज द वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड। अब ये वीक फील्ड लिगेंड क्या है, एंड CN इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। फ्लोरीन का वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पे CN का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आते हैं CFT से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसको फर्दर जाके आगे एक्सप्लेन किया था VBT के बाद। VBT ने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उसमें उसने क्या एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख लेना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है कि सभी लिगेंड को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एक्ट करेगा और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड की तरह वहाँ पे एक्ट करेगा।
इसमें जनरली जो हमारे पास हैलोजन्स है वो सारे वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे CN हो गया, NO2 हो गया, CO इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NO2 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया का जो जनरली रहता है वो वीक फील्ड भी रहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी रहता है। लेकिन अगर कहीं पे वो जो हमारे पास मेटल आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करता है, अगर मेटल आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब हमारे पास वहाँ पे वीक फील्ड की तरह एक्ट करता है। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स से रिलेशन है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो कॉम्प्लेक्स जनरली वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है जो हमारे पास वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहता है वो कम स्टेबल रहता है। अब यहाँ पे क्या CN क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये चीज़ें पोलिंग को नहीं पता थी कि CN के लिगेंड के 2 करैक्टर होते हैं। ये चीज़ें उसको लिनस पोलिंग को नहीं पता थी कि वहाँ पे लिगेंड के 2 करैक्टर होते हैं। उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट की। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा था कि जो पोलिंग ने क्या किया था कि जो VBT है वो मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। उसने चेक किया कि जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 4.98 के अराउंड है एक्सपेरिमेंटली जो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी 4.98 और जिसकी ये कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है 4.98 तो मीन्स क्या पैरामैग्नेटिक है। दिस वन इज द पैरामैग्नेटिक। और उसने चेक जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया उसने चेक किया कि ये जो ये कोबाल्ट का साइनो लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे डायमैग्नेटिक मीन्स इसके पास कोई भी नंबर 1 पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नंबर 1 पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसने क्या किया कि सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया इस तरह से। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। उसके बाद उसने कहा कि जो ये पेयरिंग हो रही है वो लिगेंड की वजह से हो रही है कि CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और क्लोरीन क्या वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। उसने बाद में डिस्कस किया, पहले उसने मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट की। उसने जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया उसने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की हेल्प से इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब उसकी जो बेसिक अजम्पशन थी उसमें क्या है, यहाँ पे सॉरी हमें 4D ऑर्बिटल भी बनानी पड़ेगी। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp3d2 और इस केस में रहेगी एक CN यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि उसने क्या कहा था कि किसी भी मेटल आयन के पास उतनी एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होना जरूरी है जितने उसके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। तो इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेम हेयर यहाँ पे क्या होगा फ्लोरीन लिगेंड होगा, यहाँ पे CN बनेगा, ये sp3d2 बनेगा और ये बनेगा d2। ज्योमेट्री दोनों की सेम रहेगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री सेम रहेगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन कॉम्प्लेक्स ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। मेटल आयन सेम है, ओनली अगर लिगेंड चेंज हो रहे हैं तो लिगेंड की वजह से क्या होगा उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री सेम रहेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा उसकी वहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कोई भी एग्जाम्पल हो आपको उसको ऐसे ही निकालना है, आपको उसमें कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं ऑक्टाहेड्रल का, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इसमें एक एग्जाम्पल है मेरे पास, थ्री पॉजिटिव वनेडियम क्या यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये एक्सेप्शन है। ये क्या यहाँ पे एक्सेप्शन है, वनेडियम +3 में है। और वनेडियम की अगर मैं सिंपल बात करूँ, वनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम 23, 3d3 4s2, वनेडियम +3 में क्या करेगा 3d2, 3d ऑर्बिटल बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या
3d ऑर्बिटल 3d 4s 4p सेम वही दो, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो D2sp3 रहेगी, क्योंकि स्केयर प्लेन ऑक्टेडल केस में अगर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो वहाँ पे कोई भी D3sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी D2sp3 D2sp3, एक अमोनिया यहाँ पे, एक अमोनिया यहाँ पे, अमोनिया अमोनिया, और जो कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा पैरामैग्नेटिक, और जो ऑर्बिटल रहेगी यहाँ पे एम्प्टी एम्प्टी डी ऑर्बिटल एम्प्टी, यहाँ पे क्या रहेगी डी ऑर्बिटल रहेगी, एम्प्टी यहाँ पे डी ऑर्बिटल रहेगी, D2sp3 क्या रहेगी इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, कॉम्प्लेक्स क्या पैरामैग्नेटिक है, ज्योमेट्री कैसी है ऑक्टेडल है। ज्योमेट्री भी मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, ज्योमेट्री ऑक्टेडल किस तरह से होती है। यहाँ पे वेनेडियम NH3 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 NH3, ये ज्योमेट्री होती है ऑक्टेडल। ये वेनेडियम वाला एग्जांपल ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहेगी, कभी आप वहाँ पे D3sp2 बना दो तो आपकी वहाँ पे वो गलत हो जाएगी। और इसमें हमारे पास एग्जांपल हैं, हमारे पास 2 एक्सेप्शन हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल हो रहे हैं। एक तो है CO CN6 4 नेगेटिव, और सेकंड है CO NO2 6 4 नेगेटिव, ये दोनों एक्सेप्शन। ये दोनों क्या एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन कैसे हैं, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक 3d74s2 ऑटो, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक 3d7 सेम एयर, कोबाल्ट +2 इज 3d7। अब कोबाल्ट क्या करता है, 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है कोबाल्ट में, +2 एंड +3। कोबाल्ट जनरली 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +3। हमें उसका अब उसकी हेल्प हमें यहाँ पे पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं दिस वन इज द 3d 4s 4p, दिस वन इज 3d 4s 4p। मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों की सेम ही रहेगी, दोनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है, 3d7 हो गया। अब यहाँ पे CN और NO2 है, वो क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN और NO क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये तो क्या हो गया, फ्री स्टेट में होगी विद लिगेंड। अगर मैं बात करता हूँ विद लिगेंड, अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, एक 2 3
4 5 6 7। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, एक डी ऑर्बिटल वैकेंट है, sp3 d2 भी नहीं बना सकता, और d2 sp3 अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे मुझे इसको क्या चाहिए, ये मुझे यहाँ पे वैकेंट चाहिए, ये मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वैकेंट चाहिए। सॉरी, ये मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे वैकेंट चाहिए। अब ये वैकेंट क्या हो सकती है, या तो एस में ट्रांसफ़र हो या ये पी में ट्रांसफ़र करे, लेकिन ऑक्टेडल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, d2 sp3। मीन्स मुझे 3 तो p वैकेंट चाहिए, एक s चाहिए और 2 d वैकेंट चाहिए, मुझे 2 d ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, एक s चाहिए और एक p चाहिए। तो मीन्स मैं इलेक्ट्रॉन को ना तो इसमें ट्रांसफ़र कर सकता ना इसमें ट्रांसफ़र कर सकता, लेकिन मेरे पास जो 4d ऑर्बिटल है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो तो मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ईजिली वहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा तो मीन्स वहाँ पे उसका वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा तो मीन्स वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मीन्स ये स्पीसीज किस तरह एक्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोबाल्ट +2 से +3 में चेंज हो जाएगा, लेकिन चेक किया गया कि कोबाल्ट +3 तो एग्जिस्ट करता है, तो उससे क्लियर हो गया जो दोनों स्पीसीज हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर रही है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, दिस वन इज द 3d 4s 4p 4d, और जो मेरे पास 6 लिगेंड है वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं लिगेंड को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, CN कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन रहेगी d2 sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, d2 sp3 रहेगी। अगली एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये मेरे पास CO का CN लिगेंड के साथ NO2 लिगेंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 3d7 4s2 +2 ऑक्सीजन स्टेट में क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन 3d7 रहेगी 3d7। फ्री स्टेट में मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया नॉर्मल, ये हो गया। उसके बाद लिगेंड के साथ जब मेटल आयन लिगेंड के साथ है तो CN का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग होगी तो मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट रह जाता है इस तरह से, इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे रह गया। अब मुझे अगर मैं इसमें जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, एक D को करेगा, S को करेगा, P को करेगा, और एक मतलब मीन्स मेरे पास यहाँ पे इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनती है DsP3D2, जो पॉसिबल नहीं है, DsP3D पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स क्या है कि जो यहाँ पे ये ऑर्बिटल मुझे वैकेंट चाहिए, और ये ऑर्बिटल वैकेंट क्या हो सकती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करे। लेकिन इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हमें उसकी वहाँ पे स्टेबिलिटी भी चेक करनी है, अनस्टेबल होगा क्योंकि हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अनस्टेबल होगा तो मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहाँ से इजीली रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो मीन्स जो स्पीसीज है वो जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 से होती है तो +4 में कन्वर्ट हो जाता है, +2 है तो +3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब +3 में कन्वर्ट हो रहा है, कोबाल्ट +2 से +3 में चेंज हो रहा है, लेकिन कोबाल्ट +2 से +3 में तभी चेंज होगा जब वो +3 में एग्जिस्ट करता होगा। अगर +3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ही नहीं तो वो कभी भी +3 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाएगा, कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाएगा तो जो मेरे पास ये दोनों स्पीसीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वहाँ पे बिहेव करेंगे। तो D2sp3 एक एक्सेप्शन थे, ये दोनों, एक वैनेडियम वाला एक्सेप्शन था और एक ये CO वाला एक्सेप्शन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो D2sp3 रहेगी, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आज हम इतना ही देखते हैं, ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स तक हम इसको करते हैं। इसके बाद हम स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वेलेस मोड थ्योरी आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देखे हैं बुक में से, आप इसको देखना एक बार। अगर आपको कोई एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे उसका जो पर्टिकुलर जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आप मुझे मैसेज करके वहाँ पे उसके मैं आपको उसको समझाने में वहाँ पे मैं आपको उसकी हेल्प करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।